अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आप सभी छात्राओं का आभार, अभिनंदन और स्वागत है। लगभग सभी छात्राएं पढ़ाई कर रही होंगी और वैसे भी आप इंटेलिजेंट तो हो ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई समस्या आए तो आप ज़रूर कॉल करें। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय जलवायु में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति से संबंधित थे जो दिए गए थे, कौन कौन से पॉपुलर हुए। वैसे एक जनरल वे में हम कह सकते हैं कि जो मानसून है उसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, एक है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ ही आपके उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में कुछ मत दिए और उनके बारे में बताया, तो मैं आज आपको उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। तो मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत यहाँ पर दो भाग इसके लिए गए हैं। पहला है आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उसे हम शास्त्रीय संकल्पना के नाम से जानते हैं और दूसरा है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक संकल्पना के नाम से इसे जानते हैं। जो लगभग आपके शास्त्रीय संकल्पना है ये आपके पहले मतलब आपके 200-300 वर्ष पहले इनके बारे में बता दिया गया था, लेकिन जब आधुनिक संकल्पनाएं आई उनमें भी हमारे जो पी कोटेश्वरम थे ये भारतीय थे और इन्होंने अपने यहाँ के ऐसे शब्द को यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति ही इन्होंने की थी कि मानसून क्या है। मानसून शब्द ही इन्होंने बोला था, पहले ग्रीष्मकालीन वर्षा या कुछ और बोला जाता था, लेकिन पी कोटेश्वरम जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इसे मानसून कहा। तो यहाँ पर इसको हमने दो भागों में बांट दिया है, शास्त्रीय संकल्पना और आधुनिक संकल्पना। जो शास्त्रीय संकल्पना है इसमें हमारे तीन वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ताओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, एडमंड हेले, स्टॉर्मबेकर और फ्लॉम। तीन वैज्ञानिक हुए हैं या तीन भूगोलवेत्ता हुए हैं, जबकि आधुनिक संकल्पना में भी हमारे तीन नाम दिए गए हैं, एम.डी. थीन, पी कोटेश्वरम और गिलबर्ट एवं जॉन वॉकर। ये आपके दो संकल्पनाएं यहाँ पर कार्य कर रही है, शास्त्रीय संकल्पना और आधुनिक संकल्पना। पहली हम बातें कर रहे हैं एडमंड हेले संकल्पना की। एडमंड हेले संकल्पना ने एडमंड हेले ने जो संकल्पना दी थी उसका नाम था तापीय संकल्पना। यानी इन्होंने ताप को ही मानसून का कारण बताया था कि ताप ज़्यादा होगी या कम होगा तो वर्षा का वितरण किस प्रकार से होगा, वर्षा कहाँ पर होगी, किस प्रकार से होगी। तो उन्होंने बताया था कि जैसे ताप का अधिक हो जाना, ताप का अधिक होगा तो उस जगह पर वायुदाब कम होगा और जब वायुदाब कम होगा तो उस जगह पर वर्षा का आना निश्चित है। इस प्रकार से उन्होंने एडमंड हेले ने अपने तापीय संकल्पना में समझाया था। दूसरे आपके इन्होंने बताया था कि जो पवनों का क्रम है वो 6-6 महीने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से चलती है। जैसे हम मान सकते हैं कि मई से नवंबर के मध्य में जो पवन चलती है वो आपके सागर से स्थल की ओर चलती है, मई से नवंबर। तो हम इस बीच की यदि हम बातें करें मई से नवंबर के बीच की, तो प्री मानसून, मानसून और मानसून के बाद का काल, तीनों काल इस पीरियड के बीच में आ जाएंगे आपके, मई और नवंबर के बीच में। प्री मानसून भी इससे पहले यानी मानसून से पहले मतलब मई में आएगा। मानसून मतलब आपका 3 महीने चलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसके बाद आपका जो मानसून लौटते हुए मानसून जो बारिश करेंगे वो नवंबर तक चलेंगे। तो ये क्लियर है कि जब सागर से स्थल की ओर पवनें चलेंगी तो उनमें क्या होगा,
ह्यूमिडिटी होगी तो वर्षा होगी। तो उन्होंने एक कारण बताया पवनों का, और पवनों के रूप में उन्होंने वर्षा का कारण बता दिया कि 6 महीने आपकी सागर से स्थल की ओर पवनें चलती है, जबकि नवंबर से मई के बीच में आपकी स्थल से सागर की ओर चलती है। तो उस बीच में यहाँ पर क्या वर्षा नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद रूप में हर जगह अपवाद डांस करते रहते हैं। अपवाद के रूप में हमारे पश्चिमी विक्षोभ, मावट के रूप में हमारे यहाँ बरसात भी होती है। दूसरा आपका स्टाम्पबेकर ने सिद्धांत दिया था, वही सिद्धांत था, लेकिन इन्होंने संकल्पना नाम दिया था, इन्होंने सिद्धांत नाम दिया है, तापीय सिद्धांत। इन्होंने वायुदाब को मुख्यतः कारण माना था। वायुदाब को मुख्यतः कारण कैसे माना है कि जैसे इन्होंने बताया था कि मई से नवंबर के बीच में सागर से स्थल की ओर पवनें चलती है, तो यही कारण आपका उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का बनता है। जब आपके ग्रीष्म काल आता है तो ग्रीष्म काल में सभी जगह धूप अधिक होती है, और धूप अधिक होने की वजह से आपके पानी में हो या कोई और जगह हो, वहाँ पर वायुदाब कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं स्थल की बजाय सागर का जो क्षेत्र होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। पानी की एक खुद की एक क्षमता है, खुद की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू ये है कि वो देर से ही गर्म होती है और देर से ही ठंडा होता है। तो जब हमारे यहाँ पर ग्रीष्मकाल आता है, तो जब यहाँ पर बहुत कम निम्न वायुदाब बन जाता है या बहुत अधिक तापमान हो जाता है, तो उस समय समुद्र का औसत रूप से स्थल की बजाय तापमान कम रहता है। तो समुद्र में आपका क्या होगा कि वायुदाब उच्च रहेगा और यहाँ पर निम्न रहेगा। तो हवाएं किधर से किधर चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो यही इन्होंने बताया था स्टाम्पबेकर ने तापीय सिद्धांत के द्वारा कि किस प्रकार पवनें आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वैसे डायग्राम के द्वारा आपको ये समझा भी दिया जाएगा। अगली बातें करते हैं फ्लॉन महोदय की। फ्लॉन महोदय ने आपका सिद्धांत दिया था ITCZ या विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत इन्होंने दिया था। विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत। विषुवत रेखीय किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा के पास में जो पछुआ पवनें चलती है, पूर्वी पवनें, उन्हें पछुआ पवनों के रूप में इन्होंने कहा था। और ऐसे हम ITCZ को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सेंट जोन भी कहते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता क्या है? अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र हम बोलते हैं जैसे ग्रीष्म काल में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है और कर्क रेखा हमारे कितने पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। 23.5 डिग्री अक्षांश का मतलब हम राजस्थान की यदि बातें करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। लेकिन आप ग्रीष्म काल में क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही गर्मी अधिक पड़ती है? क्या करौली ज़िले में नहीं पड़ती है या धौलपुर में नहीं आती है? सभी जगह गर्मी का एहसास होता है और ये ही होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इसमें क्या होता है? अपने क्षेत्र का फैलाव कर देना, जो क्षेत्र है उससे ऊपर की ओर और अक्षांश रेखाओं की ओर चले जाना, यही आपका अभिसरण क्षेत्र कहलाएगा, यानी अपना फैलाव कर देना। जहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश है, बाकी जगह हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, वो 38 डिग्री अक्षांश पर है, 36 डिग्री अक्षांश पर है, तो उस जगह पर भी गर्मी का एहसास हो रहा है हमें। तो अपने क्षेत्र का बढ़ावा कर देना, वो आपका अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये फ्लॉन महोदय ने समझाया था। अगली बातें करेंगे हम आधुनिक संकल्पना की। आधुनिक संकल्पना में हम पहला नाम पढ़ रहे हैं MD थीन का, और MD थीन ने हमें जो सिद्धांत दिया था वो था पछुआ जेट प्रवाह सिद्धांत। यहाँ पर जेट स्ट्रीम शब्द आएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फिर भी ये एक वायुमंडलीय पवनें हैं जो कुछ ऊंचाई पर, जैसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में चलने वाली एक परमानेंट पवन है, और वो परमानेंट पवन आपकी वायुमंडलीय दशाओं को परिवर्तित कर देती है
और वायुमंडलीय दशाओं को परिवर्तित करने की वजह से उस जगह पर मानसून का आना या नहीं आना ये दर्शाने का कार्य करते हैं। और ये समझाया था हमारे एमडी थिनमापद ने। दूसरे थे हमारे भारत के, जिन्हें बोला था पी कोटेश्वरम। इन्होंने पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत दिया था, इन्होंने पछुआ जेट प्रवाह सिद्धांत दिया, इन्होंने पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत दिया था। यानी अब पूर्व की ओर, यानी यहाँ पर पूर्व जो है वो पूरे विश्व के ग्लोब है, पूरे विश्व के रूप में है, और विश्व में यदि हम भारत की स्थिति देखें तो वो पूर्व में है। तो यहाँ पर पूर्वी जेट प्रवाह के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार पूर्वी पवनें अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवेश करती है। इसमें हमारे जैसे बहुत सी जगह है, उन जगहों की वजह से मानसून का आना लगभग तय हो जाता है, जिसमें हमारा राजस्थान के मरुस्थल का नाम भी आता है। यदि राजस्थान का मरुस्थल नहीं होता, तिब्बत का पठार नहीं होता, रांची का पठार नहीं होता, या गर्म जगह नहीं होती, तो शायद भारत में मानसून कमज़ोर आते तो थे लेकिन बहुत कमज़ोर आते। तो उनका कारण भी गर्म स्थानों के रूप में यहाँ पर पी कोटेश्वरम नाम के वैज्ञानिक ने इनके बारे में समझाया था। और हमारे लास्ट वैज्ञानिक थे गिलबर्ट एवं जॉन बेकर, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अल नीनो सिद्धांत। अल नीनो क्या है? अल नीनो पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत और पछुआ जेट प्रवाह सिद्धांत लगभग एक जैसे सिद्धांत है, और इन सिद्धांतों के बारे में इन्होंने अपने रूप में कुछ समझाया था। वो आपको कुछ डायग्राम के द्वारा हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद।